जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल से संबंधित क्वेश्चन किए थे और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन का भी क्वेश्चन किए थे। तो आज हम दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कार्बनिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड या एस्टर या अन्य कार्बनिक यौगिक के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन करेंगे और इनके कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कार्बनिक अम्ल से अब हम दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक हमारा होगा तो इसमें क्या होगा, निश्चित रूप से ही इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। जब कार्बनिक एसिड है तो निश्चित रूप से यहाँ इसमें क्या होगा, हमारा कार्बन होगा। और अगर कार्बनिक अम्ल की फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो CnH2n.O3 होगा। क्या होगा, O3 होगा। ये हमारा यानी कि अम्ल से या एसिडिक से जो सूत्र होगा, कार्बनिक अम्ल की बात करें दोस्तों, सिर्फ कार्बनिक अम्ल का जो सूत्र हमारा होगा ये होने वाला है। क्या होगा, ये होगा। इसमें दोस्तों इसमें क्या होगा, कार्बन जो होगा, सॉरी हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन से दोगुना के बराबर होगा। क्या होगा, दोगुना के बराबर होगा। और ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, 3 होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, 3 होगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। डैश लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। यानी लैक्टिक अम्ल जो हमारा पाया जाता है दोस्तों, तो खट्टा दूध होता है, जो खट्टा दूध होता है या तो जो दही होता है उसमें हमारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसकी फॉर्मूला की बात करें तो C3H6O3 होता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे क्या है, डबल है, कार्बन से डबल है और O3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, खट्टा दूध या दही का फॉर्मूला, खट्टा दूध या दही का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दही जब दोस्तों अत्यधिक खट्टा हो जाए, अत्यधिक खट्टा या सड़ जाए, अत्यधिक खट्टा या तो अत्यधिक खट्टा या तो सड़ जाता है दही। तो अत्यधिक खट्टा या सड़ी हुई दही में क्या होता है दोस्तों, उसमें ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ब्यूट्रिक एसिड की बात करें तो ब्यूट मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4। तो हाइड्रोजन हम कार्बन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं जो कार्बनिक एसिड हमारा होता है, हाइड्रोजन डबल होगा और O3 होगा और O क्या होगा, 3 होगा। वो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और जो अत्यधिक सड़ी या दही, खट्टी दही में पाया जाता है उसमें ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। और नॉर्मल दही या तो खट्टा दूध होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों खट्टा दूध हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चींटी की डंक की बात करें दोस्तों, तो चींटी की डंक में इसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल या तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या तो फॉर्मिक एसिड। और टमाटर की बात करें दोस्तों, तो टमाटर में हमारा क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इमली, इमली की बात करें दोस्तों, तो इमली में हमारा क्या होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखिए दोस्तों, जितने भी खट्टे फल होंगे, खट्टे फल जो भी हमारे होंगे दोस्तों, खट्टे फल जो भी होंगे उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। तो खट्टे फल के अंतर में क्या आ गया दोस्तों, नींबू आ गया, संतरा आ गया, नींबू आ गया, संतरा आ गया, फिर आंवला आ गया, आंवला आ गया। तो ये हमारा क्या दोस्तों, खट्टे फलों में पाया जाता है जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू यहाँ पे है, तो नींबू में हमारा क्या क्या पाया जाएगा, बी नंबर, यानी कि एक का क्या हो गया, बी हो गया। एक का क्या हो गया, बी हो गया। अब हम दोस्तों बिच्छू, बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोए हैं, यानी कि नीटल। क्या होता है, नीटल। या तो दोस्तों इसके अंतर्गत में क्या आता है, बिच्छू की बात करें दोस्तों, बिच्छू की बात करें, या तो फिर हम भिरनी की बात करें, या ततैया की बात करें। अब बिच्छू देखिए दोस्तों, इसके अंदर में क्या आ गया, बिच्छू तो है, उसके साथ साथ दोस्तों जो ततैया होता है और मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी
उसमें भी हमारा क्या, इसमें यानी कि बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी में क्या पाया जाता है दोस्तों, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा, ए नंबर का हो गया। और टमाटर की बात करें तो टमाटर में हमारा क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो तीसरा का सी ही होगा। तीसरा का क्या होगा, सी होगा। तो दोस्तों अगर टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो साथ ही साथ जो पालक हमारा होता है, पालक का साग, उसमें भी क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा होगा, पहला का ए, पहला का बी। तो पहला का बी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, दूसरा का ए, तीसरा का सी, यानी कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। एथेनोइक अम्ल का दोस्तों साधारण नाम हम क्या जानते हैं, एसिटिक अम्ल है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, फ्यूमिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये अल्कोहल हो गया। तो अम्ल से रिलेटेड हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन है। लेकिन एथेनोइक की बात करें तो हम पहले से जानते हैं, जो इसका साधारण नाम होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसकी सूत्र की बात करें दोस्तों तो CH3COOH होता है। निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, लाल चींटी की बात करें तो लाल चींटी लाल चींटी तो लाल चींटी हम में जो हमारा पाया जाता है दोस्तों, लाल चींटी की बात करें, या तो फिर बिच्छू की बात करें, या तो फिर ततैया की बात करें, या तो फिर भिरनी की बात करें, ततैया, भिरनी, या तो मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी की बात करें, तो इन सब में क्या पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम दोस्तों मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मिथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक की बात करें दोस्तों तो टमाटर और पालक में पाया जाता है। मेलिक एसिड की बात करें दोस्तों तो ये हमारा सेव में पाया जाता है। सेव यानी कि एप्पल जो होता है दोस्तों, एप्पल, इसमें पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मेलिक एसिड, सेव, और जो हमारा चाय जो हम पीते हैं दोस्तों, चाय, चाय में भी हमारा क्या होता है, मेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, अभी हमने देखा कि उसमें फॉर्मिक अम्ल या तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है, सिरके, सिरका हम किसे कहते हैं दोस्तों, सिरके की बात करें तो नींबू से हमारा, नींबू, नींबू के रस में या नींबू के जूस में जब उसमें क्या होता है, पानी का अंश मिला दिया जाता है, या तो उसमें कुछ और केमिकल ऐड कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सिरका बन जाता है। क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है, तो जो सिरका में हमारा पाया जाता है दोस्तों, वो इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सिरके को हम क्या बोलते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं। सिरके को हम क्या जानते हैं, और सिरके को क्या बोलते हैं दोस्तों, विनेगर नाम से जाना जाता है। सिरके को विनेगर नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, उसमें क्या होता है, हमारा एसिटिक अम्ल होता है, जिसे हम क्या जानते हैं, एथेनोइक, इथेनोइक अम्ल से भी जानते हैं, जिसे हम क्या जानते हैं, एथेनोइक अम्ल, एसिडिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम दोस्तों इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्जेलिक की बात करें तो ऑक्जेलिक हमारा किस में पाया जाता है, पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल की बात करो दोस्तों, तो जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, ट्रिक अम्ल में दोस्तों हमारा क्या पाया जाता है, जो हमारा जैसे कि इमली हो गया, टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो इसमें दोस्तों इमली में टार्ट्रिक अम्ल हमारा इमली में पाया जाता है। और कच्चा आम दोस्तों, जो कच्चा आम होता है उसमें भी हमारा क्या पाया जाता है, ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स, जो हम अंगूर होते हैं, अंगूर में भी हमारा क्या पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। और साइट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा खट्टे फल होते हैं, साइट्रिक एसिड की बात करें तो जो हमारा खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, और साथ ही साथ
नहीं सर, आंवला हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आंवला हो गया। आंवला, आंवला जिसको कहते हैं आंवला हो गया, उसमें हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन सिरके की बात करें तो एसिटिक एसिड से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या है दोस्तों, उसमें कार्बन निश्चित रूप से मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। कार्बन क्या होगा उसमें, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो साइट्रिक एसिड का हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H8O7 होता है। क्या होता है, C6H8O7 होता है। और नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3 होता है। सल्फ फास्फोरिक एसिड की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अगर फास्फोरिक एसिड की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या होता है, H3PO4 हमारा यहाँ क्या होता है, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 ये हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो इन सभी फॉर्मूला में तो दोस्तों हमें जहाँ पे कार्बन दिखेगा वही हमारा क्या होगा, कार्बनिक अम्ल या एसिड होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों हमें कार्बन दिख रहा है, बाकी किसी में कार्बन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ए नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो एक कार्बनिक एसिड है। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड की बात करें दोस्तों तो एथेनोइक एसिड में हमने क्या देखा था, एथेनोइक एसिड की बात करें दोस्तों तो हमने क्या देखा था, जो सिरका हमारा होता है जिसे हम विनेगर कहते हैं, सिरका या तो जो विनेगर हमारा होता है उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हमारा क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसे इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा इथेनोइक एसिड यानी कि सफेद सिरका, सिरका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर नींबू की रस की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और नींबू में दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है, नींबू में विटामिन सी भी पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे साइट्रिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। संतरे की रस की बात करें दोस्तों तो ये सेम हमारा क्या हो गया, नींबू का रस हो गया या संतरे का रस हो गया। तो ये इसमें हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की बात करें तो टमाटर में हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें एथेनोइक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर के बारे में दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा इमली होता है या कच्चे आम होता है, जिसमें या मैं कच्चे इमली हो गया या कच्चा आम हो गया या अंगूर हो गया, उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनेगर किससे बना है? देखिए दोस्तों अगर विनेगर की बात करें, विनेगर किससे बना है, तो विनेगर हम क्या जानते हैं दोस्तों, विनेगर में हमारा जो पाया जाता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें जो हमारा पाया जाता है एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये हमारा पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और ये दोस्तों HCl होता है और ये H2SO4 होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। सिरके विनेगर का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल है? तो वो हमारा दोस्तों एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे की बात करें दोस्तों हमने क्या देखा था, जो खट्टे फल हमारा होता है, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो या आंवला हो, क्या हो, आंवला हो, उसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे जो डी नंबर का हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। तो देखिए दोस्तों जब दूध खट्टा हमारा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जनरेशन होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब दूध से दही में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारा खट्टा होने लगता है, और जैसे खट्टा होने लगेगा उसमें हमारा लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक का दोस्तों हम भली भांति जानते हैं कि उसका सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जब 5 से 8% के बीच में जब एसिटिक एसिड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा क्या होता है? सिरका में, सिरके को कहते हैं। यानी कि जो एसिटिक एसिड, यानी कि दोस्तों एसिटिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है? 5 से 7%। ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया गया है, यानी कि सिर्फ हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये पूछा गया है कि एसिटिक एसिड जो हमारा होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? सिरका, या तो जिसे हम विनेगर कहते हैं, उसमें हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तापमान सर्वाधिक होने का अर्थ है दोस्तों कि इसका टेम्परेचर जो होगा अधिक होगा। टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा। तो टेम्परेचर अधिक होगा तो वो कितना होगा? तो 118 डिग्री, सॉरी 118.1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। लेकिन अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो 78.37 डिग्री सेल्सियस। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो दोस्तों हमारा पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। और यहाँ पे सिट्रिक एसिड दोस्तों या साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? नींबू में पाया जाता है। नींबू में, संतरा में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल की बात करें तो जो इमली होता है या कच्चा आम होता है, इमली या कच्चा आम होता है या तो फिर अंगूर होता है, उसमें हमारा क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक एसिड की बात करें तो वो हमारा क्या दोस्तों? विनेगर में पाया जाता है। वो हमारा विनेगर में पाया जाता है। तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? तो वो हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल का होने का अर्थ है कि वो क्या होगा? एक एक यानी कि जो कार्बनिक अम्ल का क्या होगा? एक उदाहरण होगा। क्या होगा? उदाहरण होगा जिसमें पाया जाता है, यानी कि जो जीवों या फलों में पाया जाता है, तो वो हमारा जैविक अम्ल कहलाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ये क्या दिया गया है? कार्बनिक अम्ल दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्बनिक अम्ल दिया गया है। कार्बनिक अम्ल दिया गया है दोस्तों। लेकिन ये कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत में जितने भी जैविक अम्ल होगा सारे के सारे अम्ल उसके अंतर्गत में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जैविक अम्ल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे नहीं हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये हमारा दोस्तों जैविक अम्ल है ही नहीं। और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये भी हमारा क्या है? जैविक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा होगा, जो पालक पालक और टमाटर में पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये हम पहले देख चुके हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक की बात करें तो पालक, टमाटर। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही। साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? नींबू हो गया, संतरा हो गया, जिससे फलों में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो मिथेनोइक अम्ल होता है। यानी कि सेम क्वेश्चन दोस्तों। टार्टरिक की बात करें तो इमली हो गया, कच्चा आम हो गया। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही। एसिटिक एसिड की बात करें तो विनेगर हो गया। दोस्तों अगर शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों आपने हर किसी ने स्प्राइट या तो थम्स अप पिया होगा दोस्तों। इनमें से आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब ये ठंडा होता है तो ये ठंडे के अंदर में क्या होता है? बुलबुले टाइप में छोड़ता है। क्या होता है? बुलबुले टाइप में छोड़ता है। या तो उसे जब हम हिला देते हैं तो हिलाने के बाद उसके अंदर दोस्तों बुलबुले मारता है और सनसनाहट उसमें उत्पन्न होता है। क्या होता है? सनसनाहट उत्पन्न होता है। तो उसमें जो सनसनाहट या फिज जो उत्पन्न होने का मेन कारण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि कार्बनिक एसिड को मिलाया जाता है। उसमें क्या होता है? कार्बनिक एसिड को मिलाया जाता है। तो जिसकी वजह से ये सनसनाहट होती है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
शीतल पेय में शामिल है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों कार्बनिक एसिड यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बनिक एसिड या सूत्र की बात करें दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या होता है, कार्बनिक एसिड या सॉरी कार्बनिक एसिड की सूत्र की बात करें दोस्तों, तो इसका क्या होता है कि H2CO3, H2CO3 क्या होता है, कार्बनिक एसिड का सूत्र हो जाता है। इसे ही क्या होता है दोस्तों, स्प्राइट में मिलाया जाता है और थम्सअप में भी मिलाया जाता है, और पेप्सी जो होता है उसमें भी मिलाया जाता है। ये कार्बनिक एसिड को ही मिलाया जाता है, तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, तो टार्टरिक एसिड दोस्तों हम पहले जान चुके हैं। हमने क्या देखा था कि जब बेकिंग सोडा में दोस्तों हम जब टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड को मिलाते थे, तो हमारा क्या बनता था, बेकिंग पाउडर बनता था। क्या बनता था, बेकिंग पाउडर बनता था। बेकिंग सोडा की सूत्र की बात करें दोस्तों, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 होता है, और यहाँ पे इसमें टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं। क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड यानी कि C4H6O6 को मिलाते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो टार्टरिक एसिड हमारा किसमें पाया जा रहा है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब होता है दोस्तों जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, वो यानी वॉशिंग सोडा की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है, प्लस में 10H2O भी होता है। तो ये हमारा वॉशिंग सोडा का सूत्र हो गया, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा। तो ये नहीं हो सकता है। बेकिंग पाउडर की बात करें दोस्तों, तो बेकिंग पाउडर तो हमारा सिर्फ ये NaHCO3 होगा। जब हम टार्टरिक एसिड को मिला देंगे, यानी कि टार्टरिक एसिड को मिलाने के बाद इसमें क्या बनता है, बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग पाउडर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा पाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम या पोटेशियम लवण को डैश भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसके बारे में पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जब लास्ट में COO Na या तो फिर COO आता है, पोटेशियम आता है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम आता है, तो वो हमारा क्या होता है, साबुन कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों बेकिंग सोडा की बात करें, तो इसका सूत्र हम लोगों ने देखा दोस्तों NaHCO3, यानी कि जो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। और धुलाई वाला साबुन की सरफ की बात करें या सोडा की बात करें तो Na2CO3.10H2O होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का साबुन यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें, गलत युग्म का चयन करें। जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों रासायनिक मतलब क्या, जैविक अम्ल की बात करें तो जैविक अम्ल, हमारा जैविक अम्ल किसके कहते हैं, जैविक अम्ल की बात करें तो जैविक अम्ल हम उससे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जान होता है। जान होता है यानी कि वो जीवित पदार्थ या प्राणी होता है जिसमें हमारा क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे कि अगर हम पालक की बात करें तो पालक हमारा क्या है, जीवित पौधा होता है। जीवित पौधा होता है तो वो हमारा क्या हो गया, जैविक हो गया। तो जैविक अगर पालक की बात करें तो उसमें हमारा क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जैविक अम्ल कहलाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर चींटी की बात करें तो चींटी में हमारा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो जो फॉर्मिक एसिड हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक जैविक अम्ल ही कहलाएगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है, नहीं प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित होती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जब प्रबल अम्ल की बात करें तो जैसे ही हमारा HCl हो गया, तो HCl को जब हम जलीय विलयन में करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, साथ ही साथ OH माइनस में, यानी कि आयन में टूट जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, आयन में टूट जाता है। तो बी नंबर का कथन सही है। खनिज अम्ल यह खतरनाक होता है, तो खनिज अम्ल दोस्तों ये बिल्कुल खतरनाक होता है। तनु अम्ल इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न साधन होता है। बिल्कुल दोस्तों, निम्न मतलब क्या होता है, उसमें पानी का मात्रा अधिक होता है। तनु मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होता है। एक होता है दोस्तों कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है कि उसमें गाढ़ा होगा वो। और एक होता है डाइल्यूट, जिसे हम कहते हैं तनु, जिसे क्या कहते हैं, तनु। तो उसमें ज्यादा पानी, इसमें पानी मिक्स होता है, कंसंट्रेटेड में पानी मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए नंबर का ऑप्शन हमें यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, गलत दिखाई दे रहा है।
तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सही युग्म से मैच नहीं खा रहा है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो ये हम सबसे अधिक मात्रा में नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। साथ ही साथ संतरा में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में नींबू में पाया जाता है। अंगूर या तो आम की बात करें तो इन दोनों में हमारा क्या होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल या तो एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड की बात करें तो नींबू, जो सी नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। क्या होती है? ऐंठन आ जाती है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के अभाव के कारण होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के अभाव के कारण होता है। तो बी नंबर के यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिससे कि देखिए दोस्तों, ऐंठन आने का क्या मतलब है? यानी कि चमड़ियाँ, जो चमड़ी मांसपेशी होता है दोस्तों, जो मांसपेशी होता है वो सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। इसकी वजह से शरीर क्या होता है? शरीर में ऐंठन आने लगता है। तो उसकी वजह से दोस्तों दर्द भी होता है शरीर। तो वो हमारा किसकी कमी के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण होता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो नींबू की बात करें दोस्तों, तो नींबू में जैसा कि हम जानते हैं, नींबू में हमारा क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, जो कि सही मिलान नहीं है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही। चींटियों के डंक में चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल बिल्कुल पाया जाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। डैश एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। देखिए दोस्तों, सल्फर युक्त की बात करें तो सल्फर युक्त यानी कि जिसमें सल्फर हमारा क्या होता है दोस्तों? पाया जाता है। सल्फर क्या होता है? पाया जाता है। तो सल्फर युक्त की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा सिस्टीन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें सल्फर के साथ एमिनो एसिड भी पाया जाता है। क्या होता है? एमिनो एसिड भी पाया जाता है। तो सिस्टीन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सल्फर की बात करें दोस्तों, तो सल्फर हमारा किस में पाया जाता है? सल्फर की, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, ये हमारा लहसुन में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। क्या होता है? प्याज में पाया जाता है। डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल डैश है। तो देखिए दोस्तों, अगर दुर्बल अम्ल की बात करें, सबसे दुर्बल अम्ल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो हमारा क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल होगा, उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। तो जो बेंजोइक एसिड होगा दोस्तों, वो सबसे दुर्बल यानी कि जो वीक एसिड के अंतर्गत में आएगा। तो यहाँ पे वीक की बात करें तो हमारा यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक वीक एसिड के अंतर्गत में आएगा। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्योंकि इमली में जो पाया जाता है दोस्तों हमारा, वो क्या होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सही मेल नहीं दिया गया है। इनमें से किसमें साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है? तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल की बात करें, ये हम पहले देख चुके हैं कि जो साइट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है वो ऑरेंज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑरेंज या तो संतरा या तो नारंगी में पाया जाता है। तो सी नंबर पे यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इमली की बात करें दोस्तों, तो इमली में हमारा क्या पाया जाता है? इमली की बात करें तो इसमें इमली में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध में बात करें तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इमली यानी कि यहाँ पे जो नारंगी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड क्या है?
तो लैक्टिक एसिड की बात करें दोस्तों, तो लैक्टिक एसिड की हमें सबसे पहले सूत्र जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सूत्र जानना पड़ेगा। तो जो लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है, लैक्टिक एसिड का, उसमें क्या होता है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? 3 ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या दिया गया? 3 कार्बन वाला अणु, बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन। तो हमारा इसमें कितना कार्बन दिया गया है? इसमें जो दिया गया है वो 3 कार्बन दिया गया है, यानी कि 3 कार्बन वाला अणु है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम फॉर्मल्डिहाइड और एस्टर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। एस्टर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि एस्टर का निर्माण कैसे होता है। एस्टर का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड में अगर हम अल्कोहल को मिक्स कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है? एस्टर का निर्माण करता है। एस्टर का निर्माण करेगा और ये H2O साथ साथ में रिलीज करेगा। क्या करेगा? H2O को रिलीज करेगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो एस्टर का निर्माण होगा, इसका दोस्तों स्वीट स्मेल होगा, यानी कि मीठी गंध होगा। ये क्या होगा? मीठी गंध का मतलब है कि ये फल जैसा स्मेल करेगा, फलों के जैसा क्या करेगा? ये स्मेल करेगा या तो गंध देगा। और दोस्तों ये जो एस्टर का इस्तेमाल या यूज की बात करें तो फ्लेवर के रूप में किया जाता है। फ्लेवर क्या होता है दोस्तों? किसी भी अगर खाने वाले पदार्थ या कोई अनेक प्रकार के पदार्थ बनाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का फ्लेवर ऐड किया जाता है, तो वो फ्लेवर जो बनता है हमारा, वो एस्टर से बनता है। क्या होता है? एस्टर से बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब एसिटिक एसिड को हम पहले लिखेंगे। तो एसिटिक एसिड का हमारा क्या होता है सूत्र? CH3COOH। ये हमारा क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। अब इस एसिटिक एसिड के साथ हम एल्कोहल को मिक्स करेंगे, और हमारा जो सबसे प्रचलित एल्कोहल होता है दोस्तों, वो क्या होता है? इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है, यानी कि C2H5OH। ये हमारा इथेनॉल का सूत्र हो गया। अब हम यहां से जब बनेगा हमारा दोस्तों, वो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तो C3H7COO C2H5, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा क्या बनेगा? H2O का निर्माण करेगा। क्या करेगा? H2O का निर्माण करेगा। तो ये हमारा जो बन के आ गया, ये क्या है? ईस्टर है। ये क्या है हमारा? ईस्टर है। ईस्टर है। और इसका गंध की बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होता है? मीठा होता है, यानी कि फ्रूट जैसा, फलों जैसा। ये क्या करेगा? गंध देगा। फलों जैसा क्या करेगा? गंध देगा। तो एस्टर में डैश गंध होती है, तो उसमें क्या होता है? फल जैसी गंध होगा। तीखी होगा? बिल्कुल नहीं। रासायनिक होगा? सैनी जैसी? बिल्कुल नहीं। यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ स्वाद सॉरी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? स्वाद का एजेंट का मतलब दोस्तों क्या हो गया? फ्लेवर हो गया। क्या हो गया? फ्लेवर हो गया। फ्लेवर। तो यहाँ पे इसका हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंगों को सामान्यतः फॉर्मलिन में रखा जाता है। फॉर्मलिन एक क्या है? देखिए दोस्तों, अगर फॉर्मलिन के निर्माण की बात करें तो फॉर्मलिन का हमारा निर्माण कैसे होता है? फॉर्मलिन का, तो फॉर्मलिन का निर्माण करने के लिए दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं? जलीय फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? जलीय फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें हम जब मिथनॉल यानी कि अल्कोहल होता है, मिथेनॉल को मिक्स करते हैं। तो मिथेनॉल को मिक्स करने के बाद हमारा क्या बन के आता है? फॉर्मलिन बन के आता है। क्या बन के आता है? फॉर्मलिन बन के आता है। तो जैसे जलीय यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? C2। अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2O होता है प्लस। और अगर मिथेनॉल के सूत्र की बात करें दोस्तों तो CH3OH होता है। क्या होता है? OH होता है। तो इसको जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बन के आता है? फॉर्मलिन बन के आता है। तो यहाँ पे फॉर्मलिन में जो हमारा होता है क्या होता है? जलीय फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी के उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है, तो डैश कहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? वो हमारा एस्टर होता है। ये पहले, यानी कि सुगंध की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या करता है? परफ्यूम वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या
एक एस्टर है। क्या? एक एस्टर है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले इसका डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला देख चुके हैं कि CH3COO C2H5 हमारा क्या है? एस्टर का सूत्र है। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पिछले कुछ क्वेश्चन में दोस्तों हमने इसके बारे में देख चुका है। चित्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों पहले हम देख चुके हैं कि अगर इत्र और परफ्यूम की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? एस्टर का इस्तेमाल करके परफ्यूम या इत्र को बनाया जाता है। और किसी वस्तु में अगर फ्लेवर डालना होता है तो एस्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। देखिए दोस्तों, फिनोफ्थलीन किसको कहते हैं? हम फिनोफ्थलीन बॉल की बात करें तो फिनोफ्थलीन दोस्तों जो हम कपड़े रखने के लिए जिस गोली का इस्तेमाल करते हैं या फिनोफ्थलीन बॉल का, वो हमारा क्या कहलाता है? फिनोफ्थलीन बॉल कहलाता है। अब जब इसको सिरके के साथ रखेंगे, सिरके के साथ रखेंगे, फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन बॉल की बात करें दोस्तों, फिनोफ्थलीन बॉल की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? कपड़े में जो रखा जाता है, कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? फिनोफ्थलीन बॉल होता है। तो जब इस फिनोफ्थलीन बॉल में सिरके को जब हम मिलाते हैं तो इसका कलर क्या होता है दोस्तों? खत्म हो जाता है, यानी कि कलर लेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है, यानी कि कोई रंग इसमें नहीं रह जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड की बात करें दोस्तों, तो फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग इत्र इत्र या परफ्यूम बनाने के रूप में किया जाता है। यानी कि दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड हम किसको कहते हैं? ईस्टर को ही कहते हैं। ईस्टर को ही कहते हैं। तो इत्र या परफ्यूम बनाने में किया जाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्य कार्बनिक अम्ल, यानी कि दोस्तों जो अदर कार्बनिक कंपाउंड है उसके बारे में अब हम जानेंगे। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन हमारा क्या होगा? निश्चित रूप से होगा। कार्बन क्या होगा? निश्चित रूप से होगा। तो CH4 ये हमारा कार्बन है। C2 ये भी हमारा कार्बन है। ये भी यहाँ पे हमारा कार्बन है। लेकिन यहाँ पे अगर CON3 की बात करें तो ये CO हमारा क्या है? कोबाल्ट का सूत्र होता है। CO क्या होता है? कोबाल्ट का सूत्र होता है। तो ये कार्बन नहीं है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो कीटोन क्या है दोस्तों हमारा? यानी कि जिसमें नॉन यानी कि ऑन जो हमारा आता है वो हमारा क्या होता है? कीटोन ग्रुप का होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रोपीन की बात करें या जिसमें नल लगा होता है वो हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जो नॉल होता है वो एल्कोहल ग्रुप होता है। और ये हमारा क्या है? प्रोपीन ग्रुप है। प्रोपीन यानी कि ये एल्कीन ग्रुप है। इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? क्वथनांक की बात करें दोस्तों, क्वथनांक तो वो हमारा क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का हाई होगा तो इनमें से किसका होगा? इनमें से किसका होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक इथेनोइक एसिड होता इथेनोइक एसिड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इन सभी में से अगर सबसे बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा तो किसका होगा? इथेनोइक अम्ल का होगा इन सब में से। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? देखिए, कार्बन यौगिक की बात करें तो कार्बन यौगिक CH4 की बात करते हैं। तो CH4 हमारा क्या है? मीथेन है। तो ये हमारा क्या दोस्तों? CH4 को अगर हम किसी के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कि रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन नहीं करने का अर्थ क्या है? कि ये आयन में क्या होता है? नहीं टूटता है। क्या होता है? आयन में नहीं टूटता है। आयन में नहीं टूटता है या नहीं बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें करंट या ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो यहाँ पे कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे प्रकृति में आयनित होते हैं। नहीं दोस्तों, आयनित
आयनित तो होते ही नहीं है, आयनित होते तो तब तो करंट उसमें पास होता है, या तो विद्युत का सुचालक होता, लेकिन करंट पास नहीं होता है, तो क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं, तो कोई आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो 3 नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, देखिए तो सुमेलित कीजिए। तो CH4, सबसे पहले दोस्तों हम CH4 जानते हैं, तो CH4 हमारा किसका होता है, मीथेन का होता है। तो जो चौथा का सबसे पहले दोस्तों हम क्या देख लेंगे, ए देख लेंगे। चौथा का क्या हो गया, ए हो गया, तो चौथा का ए हो गया, तो चौथा का ए दोस्तों एकमात्र ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन हम सही आंसर मारेंगे। दोस्तों जिस तरह से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का CH3 होता है। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल में क्या होता है, यानी कि लास्ट में OH होता है, तो ये तीसरा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों एक अगर दोस्तों हिंट हमें मिल जाता है, तो सिर्फ एक ही हिंट से लेके हम उसको आंसर देंगे, वहां पे उसमें टाइम नहीं खराब करना है। फ्रेडरिक ओलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। दोस्तों अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया जो हमारा बनाया जाता है, यूरिया जो बनाया जाता है उसमें यूरिया में दोस्तों हम अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरिया में जो मिलाया जाता है दोस्तों, अमोनियम साइनेट मिलाया जाता है, तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेबल दानेदार चीनी या टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर डैश के रूप में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हम बायोलॉजी में देख चुके थे। तो जो सुक्रोज हमारा होता है वो क्या कहलाता है, टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो घर में हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम सुक्रोज को इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमारा क्या होते हैं दोस्तों, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया या फ्रुक्टोज हो गया, सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, टाइप होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है या तो पार्ट होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिससे टेबल शुगर या तो टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर के नाम से जाना जाता है। एक सुक्रोज अणु, सुक्रोज मॉलिक्यूल में डैश कार्बन होते हैं। तो देखिए दोस्तों सुक्रोज हो या ग्लूकोज हो, सब में क्या होता है, देखिए दोस्तों जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का हमारा क्या सूत्र होता है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12 वो 6 होता है। क्या होता है, O6 होता है। और फ्रुक्टोज की, और अगर सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का सूत्र हमारा क्या होता है, इसके दोस्तों जस्ट क्या होता है, डबल होता है, C12 यानी कि कार्बन का डबल होता है, C12H22O11। ओ क्या होता है, 11। तो ये हमारा क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो जिसमें से क्या दिख रहा है दोस्तों, कार्बन की बात करें तो यहाँ पे हमें कितना कार्बन दिख रहा है, 12 कार्बन दिख रहा है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H22O11 का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए दोस्तों ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है। और लैक्टोज की बात करें दोस्तों तो लैक्टोज और सुक्रोज हमारा एक ही प्रकार का होता है, तो इसका भी सूत्र हमारा C12H22 और O11 होता है। तो सी नंबर का आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु होते हैं। ग्लूकोज दोस्तों C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। अगर एमिनो एसिड सूत्र की बात करें दोस्तों तो हम क्या लिख सकते हैं, NH2 CH और यहाँ पे दोस्तों एक हमारा क्या होगा, ईस्टर यानी कि कोई भी अनेक तत्व इससे जुड़ सकता है। और यहाँ पे दोस्तों फिर COOH, ये हमारा क्या होता है, एमिनो एसिड का सूत्र होता है। ये आर यहाँ पे हमारा दर्शाता है दोस्तों कि यहाँ पे कोई तत्व आके अलग से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो क्या क्या दिख रहा है, हमारा नाइट्रोजन दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, फिर दोस्तों कार्बन हो गया, फिर ऑक्सीजन दिख रहा है। यानी कि ये 4 तत्व यहाँ पे हमारा दोस्तों मुख्य रूप से दिख रहा है, मुख्य रूप से दिख रहा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है। तो देखिए दोस्तों सेलुलोज जो हमारा होता है दोस्तों, सेलुलोज की बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे की कोशिकाएं बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। क्या होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो ये हमारा क्या होता है, प्लांट सेल का
एक टाइप यानी कि प्लांट सेल का क्या है, छोटा सा कण कह सकते हैं इसको हम, जो सेलुलोज से हमारा बना होता है। तो पेड़ पौधे जो बना होता है सेलुलोज से बना होता है। तो ये दोस्तों एकमात्र ऐसा चीज सेलुलोज है जो पेड़ पौधे में पाया जाता है लेकिन जानवर में नहीं पाया जाता है। वसा की बात करें और प्रोटीन्स की बात करें या स्टार्च की बात करें, ये तीनों दोस्तों जानवर या पौधे दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो सेलुलोज होगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज की फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C6H12O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, हमारा 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन किस में दिया गया, बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा या हेल्प हुआ होगा। तो दोस्तों अगर हेल्प होता है या मदद मिलती है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बहुत जल्द हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्लास में केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी को शुरू से फिर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।